एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी व्याकरण से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेकेंड टर्म में अगर आप मेरा ये दावा है कि ये वीडियो बढ़िया से देखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इसको आप लोग केयरफुली देखिएगा ताकि आप लोगों को अलग से कुछ याद या तैयार करना ना पड़े और 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकें। इसमें हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा समाचार किसे कहते हैं, दूसरा बिंदु होगा समाचार के तत्व, तीसरा समाचार की शैली और चौथा जो बिंदु है वह है समाचार के 6 ककार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाचार किसे कहते हैं। सूचना ही समाचार है। सूचना का आदान प्रदान करना ही समाचार होता है, लेकिन प्रत्येक सूचना समाचार नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक सूचना से सभी लोग प्रभावित नहीं होते। कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि कम लोगों को प्रभावित करती हैं। जिस सूचना से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, कुछ ज़्यादा समुदाय के लोग प्रभावित होते हैं, उसे ही हम समाचार कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वही सूचना समाचार होती है जिससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, वही सूचना समाचार होती है। अगला टॉपिक है समाचार के तत्व। ये समाचार के तत्व जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कभी ये पूछा जा सकता है कि समाचार में नवीनता का क्या महत्व होता है, समाचार में जनरुचि का होना क्यों आवश्यक होता है, या तो ये इन तत्वों को आप लोग बढ़िया से सुनिएगा और बढ़िया से समझिएगा। पहला समाचार का तत्व होता है नवीनता, दूसरा तत्व होता है निकटता, तीसरा है प्रभाव, चौथा है जनरुचि, पांचवा टकराव या संघर्ष, छठा है महत्वपूर्ण लोग, सातवां है उपयोगी जानकारियां, आठवां है अनोखापन और नौवां है पाठक वर्ग और 10वां है नीतिगत ढांचा। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं नवीनता। समाचार का जो प्रमुख तत्व होता है वह होता है नवीनता। किसी भी समाचार को अगर बार बार दोहरा करके रिपीट करके हम दिखाते हैं तो वह समाचार नहीं रह जाती। समाचार का मुख्य तत्व होता है नवीनता, नयापन। जैसे समाचार में न्यूज, इंग्लिश में इसको न्यूज कहते हैं। न्यू यानी नयापन, तो नयापन से न्यूज बना है, तो न्यूज में नयापन होना चाहिए, नया होना चाहिए। अगर समाचार में नयापन नहीं होगा तो वह समाचार नहीं होता है। तो यह नवीनता जो है, नयापन का होना समाचार में आवश्यक होता है। प्रत्येक समाचार का एक डेडलाइन होता है, एक समय सीमा होता है। उस समय सीमा के बाद वह जो समाचार होता है डेड हो जाता है। जैसे कि कोई ऐसी घटना होती है जिसके बारे में व्याख्या करने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, तो 2-3 दिन तक उस समाचार को जानने और सुनने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। जो पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग होते हैं, उनके मन में उत्सुकता बनी रहती है। वो जानने और सुनने के लिए उस समाचार को, उस न्यूज को बार बार देखते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद वही चीज़ उनको उबाऊ लगती है और वो बार बार रिपीट करके उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए समाचार का प्रमुख तत्व जो होता है वह होता है नवीनता यानी नयापन। समाचार में नयापन का होना जरूरी होता है। दूसरा जो इसका तत्व होता है, प्रमुख तत्व होता है, वह होता है निकटता। समाचार में निकटता का होना जरूरी है। हमें ये देखना होता है कि समाचार जो है किस कवरेज एरिया में वह घटना घटी है। जिस घटना को न्यूज के बारे में हमें प्रसारित करना है वह किस कवरेज एरिया में हुई है। उस कवरेज एरिया के लोग ही उस न्यूज से प्रभावित होंगे, क्योंकि कुछ दूर पर अगर उस न्यूज को हम प्रसारित करते हैं तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं है और कोई उसको जानने के लिए उत्सुक नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वह न्यूज नहीं रह जाएगी। तो पहले हम कवरेज एरिया देखते हैं। तो यह कवरेज एरिया, यह निकटता जो होगी, यह भौगोलिक निकटता भी हो सकती है।
भौगोलिक निकटता को भी देख करके हम कर सकते हैं। राजनीतिक निकटता भी होती है, हम राजनीतिक निकटता को भी देखकर, या सामाजिक या धार्मिक। मान लीजिए हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो वह घटना हमारे लिए समाचार होगी। हम मुस्लिम धर्म के हैं तो हम कोई भी घटना अगर कहीं भी होती है तो उससे हम प्रभावित होते हैं तो वो घटना। तो इस तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक निकटता भी इसमें देखी जाती है। तो इस प्रकार की निकटता जो होती है वो भी उससे संबंधित जो समाचार होता है वो भी समाचार हो सकता है। तो दूसरा मुख्य तत्व जो होता है वह निकटता होता है। तीसरा जो इसका तत्व होता है वह प्रभाव। समाचार को प्रसारित करने से पहले यह देखना होता है कि इस समाचार जिस सूचना को हम समाचार के रूप में प्रसारित करने जा रहे हैं वह सूचना कितने लोगों को प्रभावित करती है, कितने लोग इस सूचना से प्रभावित होते हैं। अगर कुछ ज़्यादा लोग उससे प्रभावित होते हैं तो वह सूचना समाचार के रूप में प्रसारित की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। तो ये प्रभाव का होना भी, कितने लोगों पर प्रभाव इसका पड़ रहा है, यह भी एक मुख्य तत्व है समाचार का। तो हमने देखा नवीनता, निकटता और प्रभाव। अब अगला तत्व हम देखेंगे जनरुचि। समाचार का एक मुख्य तत्व यह भी होता है जनरुचि। जो जनता है, जो पाठक वर्ग है, श्रोता वर्ग और दर्शक वर्ग हैं, उनकी कितनी रुचि है उस समाचार को जानने में, कितना वो उसमें रुचि लेते हैं। जो ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस की रुचि को भी देख करके, ध्यान में रख करके समाचार प्रसारित किए जाते हैं। कई ऐसे संगठन हैं, समाचार संगठन हैं जिसमें कि अलग अलग जो ऑडियंस होते हैं अलग अलग प्रकार के समाचार जानने की इच्छुक होते हैं। तो ऑडियंस की रुचि जो होती है, ऑडियंस की रुचि को भी ध्यान में रख करके समाचार को हर सूचना को समाचार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट ये तत्व होता है समाचार का कि ऑडियंस की रुचि उसमें कितनी है। अगला जो तत्व है वह है टकराव या संघर्ष। टकराव और संघर्ष यह भी समाचार का मुख्य तत्व है, क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं टकराव और संघर्ष होता है तो लोग उस टकराव और संघर्ष से बचना चाहते हैं, तो इसलिए उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। अब जैसे कहीं अगर दूसरे देशों से हमारे देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो हम उस टकराव के बारे में जानने के इच्छुक होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि वो टकराव इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारा नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो, हमारे देश के सैनिकों की क्षति हो या हमारे देश की क्षति हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसके बारे में जानना चाहेंगे। यह टकराव संघर्ष बस एक दूसरे देशों के युद्ध में ही नहीं लिया जा सकता है। यह टकराव या संघर्ष दो राजनीतिक दलों में भी हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे गेम में भी हो सकता है, खेल में भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे वहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो इस टकराव संघर्ष के बारे में भी जानने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं कि इसमें इंडिया जीतती है या पाकिस्तान जीतता है। तो यह टकराव संघर्ष भी एक समाचार के रूप में प्रसारित होता है। फिर दो राजनीतिक पार्टियां आपस में प्रतिद्वंदिता कर रही हैं और वो दोनों पार्टियां इलेक्शन में लड़ रही हैं। कौन सी पार्टी विजयी होती है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी क्या कहती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी हम इच्छुक होते हैं। तो इसलिए टकराव और संघर्ष जो होता है यह भी समाचार का मुख्य तत्व होता है। अगला जो मुख्य तत्व होता है समाचार का वह है महत्वपूर्ण लोग। कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना, सभी लोग जिसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो यह भी समाचार का मुख्य तत्व होता है। अब मान लीजिए जैसे हम भले ही महात्मा गांधी नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी से संबंधित अगर कोई चीज़, कोई बात, नई बात बाहर आती है तो उसके बारे में सभी लोग जानने के उत्सुक होते हैं। या फिर नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई बात होती है या कोई बड़े लोग हैं तो उनके बारे में अगर कोई बात होती है तो वह बात जानने के लिए सारी आम जनता भी लालायित होती है। तो इसलिए उनके बारे में अगर कोई विशेष जानकारी मिलती है उस जानकारी को भी हम समाचार के रूप में प्रसारित कर सकते हैं, और यह भी समाचार का एक मुख्य तत्व होता है। ये महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना और उसको
समाचार के रूप में प्रसारित करना, यह भी हो सकता है। तो यह महत्वपूर्ण लोग भी समाचार के एक मुख्य तत्व होते हैं। अगला जो मुख्य तत्व है वह उपयोगी जानकारियाँ। कुछ उपयोगी जानकारियाँ होती हैं जिसके बारे में पाठक जानने के लिए लालायित होता है, जैसे कि आज का मौसम कैसा है, आज का तापमान कितना होगा, या फिर ये विज्ञान में ने कहाँ तक कितनी तरक्की की है, या फिर अनेकों प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसके बारे में लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं। और ये महत्वपूर्ण जानकारियां भी समाचार की मुख्य तत्व हो सकती हैं। तो ये उपयोगी जानकारियां भी समाचार की एक मुख्य तत्व है। अगला जो मुख्य तत्व है अनोखापन। अनोखापन, अगर किसी भी सूचना में कोई सूचना है तो और उसमें कुछ अनोखापन है तो वह सूचना भी समाचार हो सकती है। मानिए कि किसी छोटे से गांव में किसी कुत्ते ने आदमी को काट लिया, तो किसी कुत्ते ने आदमी को किसी गांव में काट लिया, तो यह सूचना जो है वह समाचार के रूप में नहीं होगी, क्योंकि कुत्ते को आदमी ने काट लिया तो यह तो आम सी बात है कि कुत्ता जानवर है तो आदमी को काटेगा ही। लेकिन अगर उल्टा ऐसे अगर हो कि किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया, किसी आदमी ने कुत्ते को दांत काट लिया, या फिर ऐसा हो कि किसी गाय ने किसी मनुष्य के रूप में एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये अनोखापन है। यह सूचना एक अनोखापन लिए हुए है, इसलिए यह सूचना जो है वो समाचार के रूप में प्रसारित हो सकती है। तो अगर किसी सूचना में अनोखापन होता है तो वह सूचना समाचार के रूप में हो सकती है। तो इसलिए यह अनोखापन भी जो है यह भी समाचार का एक मुख्य तत्व होता है। अगला जो है ये पाठक वर्ग। पाठक वर्ग को भी ध्यान में रख करके और जो समाचार है वो सूचना को समाचार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पाठक वर्ग में जो पाठक हैं वो बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और बहुत अनपढ़ भी हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं तो कम पढ़े लिखे वाले लोग भी समाचार जानने के लिए लालायित होते हैं। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी अखबारों को पढ़ते हैं, वो भी टीवी चैनल्स को देखते हैं, वो भी रेडियो की आकाशवाणी का समाचार सुनते हैं। तो उनके लिए जो पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके भाषा का निर्माण किया जाता है कि सरल भाषा के रूप में कोई भी समाचार दिया जाए, या कोई भी समाचार उनके लिए भी ऐसा समाचार दिया जाए जिससे कि वो लोग भी प्रभावित होते हैं और वो लोग भी सुनने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये पाठक वर्ग को ध्यान में रख करके कोई भी सूचना प्रसारित की जाती है। तो इसलिए ये पाठक वर्ग भी समाचार के एक मुख्य तत्व होते हैं। अगला है नीतिगत ढांचा। जो नीतिगत ढांचा होता है, समाचार का जो एक प्रारूप होता है, वह प्रारूप ये संपादक का काम होता है। संपादक इसमें महत्वपूर्ण होते हैं संपादक। तो ये नीतिगत ढांचा भी होता है जो कि संपादक जिसमें कि महत्वपूर्ण होते हैं। ये संपादक लोग इस ढांचे को तैयार करते हैं, यानी इसके प्रारूप को, समाचार के प्रारूप को तैयार करते हैं। तो ये नीतिगत ढांचा भी जो होता है यह भी समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो इस प्रकार से हमने समाचार के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा की। तो ये जितने भी समाचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन सारे तत्वों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, और इनमें से किसी भी एक तत्व के बारे में आप लोगों से पूरी तरह से पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला बिंदु जो है वह है समाचार किस शैली में लिखा जाता है। तो समाचार की शैली को हम देख लेते हैं। समाचार जो है वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कहानी की जो पिरामिड शैली होती है वह ये होती है। कहानी, उपन्यास, कोई लेख, उसकी पिरामिड शैली जो होती है वह ऐसी होती है, सीधी होती है। जबकि समाचार की जो पिरामिड शैली होती है वह उल्टी होती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है। किसी भी कहानी, उपन्यास, किसी भी लेख में जो क्लाइमैक्स होता है वह पहले आता है, पहले नहीं आता है। लेकिन समाचार में क्लाइमैक्स पहले दिया जाता है। समाचार में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको पहले दिखाया जाता है, और जो अन्य बातें होती हैं उसको बाद में दिखाया जाता है। जबकि कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि चीज़ों में जो क्लाइमैक्स होता है बाद में आता है। पहले हम कुछ हल्की फुल्की चीज़ों से बात को प्रारंभ करते हैं और फिर बाद में क्लाइमैक्स आता है, आगे उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन समाचार में सबसे पहले क्लाइमैक्स आता है। तो समाचार की शैली
उल्टी भी पिरामिड शैली होती है और 3 बिंदुओं में समाचार चलता है। इसमें पहले होता है पहला और मुख्य पहले पैराग्राफ में पहला और मुख्य जो होता है वो इंट्रो होता है। इंट्रो जो होता है उसमें सबसे पहले जो 6 ककार जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, उन 6 ककार में से जो 4 ककार होते हैं उनको हम उनका प्रयोग करते हैं। जो पहला पैराग्राफ होता है, पहले पैराग्राफ के 2-3 लाइनों में हम इन 4 ककार का प्रयोग करते हैं। फिर बीच में उसकी बॉडी होती है, बॉडी में हम 2 ककार का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसका समापन होता है। तो ये उल्टा पिरामिड में शैली में समाचार हम वो किया जाता है। और ये पहले उसका इंट्रो होता है, यानी उसका आमुख होता है, और उसके बाद बॉडी होती है, उसके बाद समापन होता है। अगला जो बिंदु है वह है आप लोगों का 6 ककार। समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? समाचार के 6 ककार में है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो ये सबसे पहले इसके इंट्रो में, इसका इंट्रो जो होता है, समाचार का इंट्रो जो होता है, उसमें सबसे पहले क्या, कौन, कहाँ और कब, इन 4 ककार को हम सबसे पहले लेते हैं। कि क्या हुआ, कौन यानी किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, इसको हम सबसे पहले जो इंट्रो होता है उसके प्रारंभ की 3 पंक्तियों में इसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद से बीच की जो बॉडी होती है उसमें हम लेते हैं क्यों और कैसे। क्यों और कैसे को बॉडी में लेते हैं, और समापन जो होता है वह जो इंट्रो होता है, इंट्रो से संतुलन बना करके होता है। उससे एक दूसरे से इंट्रो और समापन ये दोनों एक दूसरे से मिला जुला हुआ होना चाहिए, एक दूसरे से मिला जुला होता है। और क्यों और कैसे यह बॉडी में होता है, यानी समापन से पहले होता है। समापन से पहले इसको शामिल किया जाता है क्यों और कैसे, और उसके बाद से उसकी विवेचना होती है, जो घटना हुई है उसकी विवेचना होती है। अब हम एक बार इसका प्रारूप देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई घटना हुई है कि मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 लोग घायल हो गए। तो स्थान का नाम है मास्को, छत ढहने से हुआ, 4 लोग मरे और 29 घायल हुए। तो इसमें सबसे पहले जो है वह क्या, कौन, कब और कहाँ। तो समाचार का इंट्रो है। समाचार के इंट्रो में हम क्या करते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ को शामिल करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे मास्को 23 फरवरी, या उसका समय हम बताएंगे। उत्तर पश्चिम मास्को के बाऊ मास्को बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अभी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो इस इंट्रो में इन 4 ककारों को हमने शामिल कर लिया, क्या, कौन, कब और कहाँ को हमने शामिल कर लिया। अब है समाचार की बॉडी। समाचार की बॉडी में ये कैसे और क्यों को हम शामिल करेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बाओ मास्को भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। अब यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे कि इसमें किसी आतंकवादी का हाथ नहीं है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई। अब हम यहाँ कैसे हुआ और क्यों हुआ का जवाब देंगे कि यह भारी बारिश की वजह से हुई और यह छत पुरानी थी, 30 साल पुरानी थी, इसलिए यह छत ढह गई। तो यहाँ कैसे और क्यों हम लोग यहाँ समाचार की बॉडी में प्रस्तुत करेंगे। अब ये समाचार का जो अंतिम पक्ष होगा उसमें हम उन सारी चीज़ों को हम की व्याख्या करेंगे। सारी चीज़ों को जो इंट्रो और बॉडी का है वो सबको जोड़ेंगे। आपातकाल मामलों में मंत्री सर्गेई सोगो ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं, वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि
छत गिरने की मुख्य कारण इस पूरी इमारत की डिजाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी, संभवतः गुंबद बर्फ की वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो इस तरह से जो इंट्रो है, इंट्रो को हम ये समापन में शामिल करके इससे जोड़ते हुए समापन हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक जो है वह समाप्त होता है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।